Hi students, I'm here with the new part of calorimetry, actually the last part of calorimetry. ठीक है, आज ये वाला पार्ट समझ लो, कैलोरीमेट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, फिर भी आपका डिमांड से राखों पर। चलिए अभी शुरू करते हैं चैप्टर। चलिए तो आज हम शुरू करेंगे चेंज ऑफ स्टेट से। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। ओके, मतलब कि आपके पास अगर से सॉलिड हो गया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉलिड में समझ लीजिए कि आइस है। ठीक है, एक सॉलिड हो गया और आइस को अगर आप थोड़ा सा हीट करेंगे दैट विल चेंज इनटू वाटर, जो एक लिक्विड है, और उसको भी थोड़ा सा हीट करेंगे दैट विल चेंज इनटू स्टीम या फिर वेपर, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं, दैट इज अ गैस। तो तीन मैटर का जो तीन स्टेट है उन तीनों का एक एक एग्जांपल ले लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अगर अभी आपने एक आइस का सैंपल लिया और उसको हीट करना शुरू कर दिया, जब ये वाटर में चेंज होगा, ठीक है, जब ये वाटर में, आइस को हीट करने से वो वाटर में चेंज होगा, वो जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट होता है, आइस जिस टेम्परेचर में मेल्ट होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखना है। फिर आपका ये वाटर को अगर आपने थोड़ा सा हीट किया, हीट करने के बाद when you will reach a temperature of 100 डिग्री सेल्सियस, तब वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर स्टेप इज नोन एज बॉयलिंग। ठीक है, बॉयलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, बॉयलिंग या फिर वेपराइजेशन, और जिस टेम्परेचर में होता है उसको बॉयलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने ये रिवर्स किया, ठीक है, जैसे कि स्टीम आपने एक वेसल में ले लिया और उसको कूल करना शुरू कर दिया, ठीक है, कूल करना शुरू कर दिया, तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेट मॉलिक्यूल उसका थोड़ा सा पास आ जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे, तो उसके बाद दैट स्टीम विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर। ठीक है, दैट स्टीम विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर। वो जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि होता है ये सब। ठीक है, अभी ये जो स्टेप है उसको बोलते हैं लिक्विफेक्शन, और जिस टेम्परेचर में होते हैं उसको लिक्विफेक्शन पॉइंट बोलते हैं, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। और वाटर को अगर आपने कूल करना शुरू कर दिया, एक रेफ्रिजरेटर में जितना कूल करेंगे वाटर, दैट विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू आइस, और वो जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, दैट स्टेप इज नोन एज फ्रीजिंग। अगर अगर आपके पास ऐसा एक मटेरियल आ गया जैसे कि कैम्फोर, ठीक है, कैम्फोर या एमोनियम का कोई कंपाउंड हो जाए, तो वो एक्चुअली होता क्या है, एमोनियम का कोई कंपाउंड हो जाए या कैम्फोर हो जाए आपके पास, वो अगर आपने थोड़ा सा हीट किया, आइस की जगह पे अगर कैम्फोर डाल दिया, थोड़ा सा हीट करने में वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, दैट डायरेक्टली चेंजिंग इनटू स्टीम। ठीक है, या फिर डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। कैम्फोर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, वाटर का पार्ट थोड़ा कम रहता है उसमें, ठीक है, चेंज नहीं होता है, डायरेक्टली स्टीम में चला जाता है या वेपर में चला जाता है। तो वो जो स्टेप होता है जहां पे एक सॉलिड डायरेक्टली स्टीम में चेंज होता है, वो स्टेप का नाम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जिस टेम्परेचर में वो होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। याद रखना, सब्लिमेशन सब में नहीं होता, किसी किसी कंपाउंड में वो पर्टिकुलर जो फेनोमेनन है वो मिलता है। और उसी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर आपने वो उसका वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट से अगर डायरेक्टली आपने आइस में कन्वर्ट करना चाहा, ठीक है, कूल करेंगे तो डायरेक्टली, सॉरी आइस नहीं, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। वो जो पर्टिकुलर स्टेप होगा वेपर से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में लाने का, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये आप लिख लीजिए। अभी मैं फेनोमेनन समझाऊंगा कि ये होता कैसे, मेल्टिंग या बॉइलिंग होता कैसे, बॉइलिंग पॉइंट का एग्जिस्टेंस आता कहां से। ठीक है, जल्दी से ये वाला लिख लीजिए। अभी चलिए हम पहले वाला फेनोमेनन जो होता है दैट इज मेल्टिंग, उसको हम समझते हैं। ठीक है, मेल्टिंग होता कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, आपने एक सॉलिड ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉलिड या फिर आइस ले लिया आपने, ठीक है, एग्जांपल के मानिए तो एक आइस ले लिया, तो हमको क्या पता है कि सॉलिड में कोई सा भी आप सॉलिड लीजिए, दैट सॉलिड कंटेन्स पार्टिकल्स व्हिच आर वेरी वेरी क्लोज टू अपार्ट। ठीक है, उसका जो पार्टिकल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है या एटम्स जो होता है, that particular molecules and atom have minimum amount of intermolecular spaces। intermolecular space minimum रहता है इसमें। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास रहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, स्पेस उसमें होता है मिनिमम और अट्रैक्शन जो होता है उसमें वो होता है मैक्सिमम, वो है सॉलिड में। ठीक है, अभी जब आप इस सॉलिड को, ठीक है, मैं पूरे में ये पूरा जो मॉलिक्यूल्स है मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो आप मान लीजिए पूरे में मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, पूरा जो सॉलिड है उसमें मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है। ठीक है, वो उसमें कोई उस सभी पास पास में ही है। ठीक है, अभी जब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक फ्लेम से मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, जब ये हीटेड अप होगा, ठीक है, तो होगा क्या, देखिए इसमें जो मॉलिक्यूल्स,
जब भी किसी भी चीज में आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा? ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जैम पैक्ड है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको हीट मिलेगा दैट पोटेंशियल एनर्जी विल स्लोली स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक। ठीक है, यानी कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अभी पोटेंशियल से भरे है, पोटेंशियल एनर्जी से वो भरे है, जब हीट उसको मिलेगा वो काइनेटिक में चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये जगह पे ही वाइब्रेट, जगह तो नहीं है उसके पास, तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, ऊपर नीच वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। सभी मॉलिक्यूल जो है ऊपर नीच वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप इसमें होता रहेगा। दैट इज दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग up to in case of water it is up to 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा, जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा, तब इसका जो मैक्सिमम, ये जो सॉलिड है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो होल्ड कर सकता है, या फिर टोटल हीट एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जो ये सॉलिड होल्ड कर सकता है वो मैक्स आउट हो जाएगा इसमें। तब क्या होगा? तब जो आप हीट अप्लाई करेंगे वो हीट आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएगा। टेम्परेचर बढ़ता कैसे? मैंने जो बताया था, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हीट जब अप्लाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ता है, तो उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मान के चलिए अगर -10 डिग्री सेल्सियस में था तो ये 0 में जाएगा, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस का राइस हो गया, तो उसका कंपैरिजन में जो काइनेटिक एनर्जी वो भी उसमें बढ़ गया है। ठीक है, दैट मेजरमेंट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ेगा, ये वाइब्रेट करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा तो ये पर्टिकुलर जो सॉलिड है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स जो आप एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में, जो ये एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब ये काइनेटिक एनर्जी और बढ़ने का जगह नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा? थोड़ा सा फार अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तब ये जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, दैट एनर्जी विल गेट स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो जाएगा और वो ही एनर्जी यूज करके वो फार अपार्ट, मतलब कि ये जो स्पेस है वो बढ़ता जाएगा इसमें। तो ये स्पेस बढ़ने से सॉलिड में अगर आपने इस मॉलिक्यूल को, अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस आपने बढ़ा दिया, एक सॉलिड में अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस को आपने बढ़ा दिया, दैट सॉलिड विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड। क्योंकि लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें स्पेस जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज मोर देन सॉलिड और एट्रैक्शन इसमें कम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम एट्रैक्शन है और ये लिक्विड में जब चेंज हो जाता है तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो दूर दूर चले जाते हैं तो लिक्विड में एनर्जी कम हो जाता है उसके बीच में। ठीक है, स्पेस बढ़ गया तो एट्रैक्शन ऑटोमेटिकली उसमें घट जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो एक्स्ट्रा हीट आपने अप्लाई किया, ये स्पेस बढ़ाने के लिए, दैट हीट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द टेम्परेचर। वही जो हीट आपने एक्स्ट्रा अप्लाई किया उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज यूज्ड बाय द मॉलिक्यूल्स टू इंक्रीज द स्पेस व्हेन दे आर चेंजिंग देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। समझ में आएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो है 336 जूल पर ग्राम। ये वाला यूनिट आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 336 जूल पर ग्राम मतलब 1 ग्राम ऑफ आइस अगर कभी वाटर में चेंज हो गया, 1 ग्राम ऑफ आइस अगर आपने हीट अप्लाई करके उसको वाटर में चेंज कर दिया कभी, तो आपको जो हीट एनर्जी चाहिए दैट विल बी 336 जूल 1 ग्राम के लिए। याद रखना यहाँ पे कोई पर डिग्री सेल्सियस नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, एक चीज आप कंपेयर कीजिए कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज ओनली 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस राइस करने के लिए 4.2 जूल ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, और 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 336 जूल चाहिए। अगर आप कंपैरिजन करेंगे दोनों का, अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो इट इज नियर अबाउट 8.9 टाइम्स या 8 पॉइंट समथिंग 8.5 टाइम्स, नियर अबाउट 8.5 टाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, इट इज नॉट 8.5 टाइम्स, इट इज 8.4। ठीक है, नियर अबाउट 84 टाइम्स, सॉरी आई वाज मिस्टेकन। सो यहाँ पे नियर अबाउट 84 टाइम्स जो हीट एनर्जी ज्यादा यूज होता है सॉलिड आइस को कन्वर्ट करने में। ठीक है, यानी कि आपको जरूर याद होगा कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो उसके लिए कितना यूजफुल था।
इसके लिए वाटर का कितना ज्यादा यूज होगा, यूनिवर्सल कूलेंट मानते हैं उसको हम, ये स्पेसिफिक हीट एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा है हर एक मटेरियल में। और आइस को पकड़े, आइस का लेटेंट हीट जो है वो वाटर से 84 टाइम्स ज्यादा है, तो उसका यूज मान देखिए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आइस का यूज बहुत सारे जगह में होता है, जैसे कि आप जब कोई भी कूलिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आपने ले लिया तो देखना वो कोल्ड ड्रिंक्स को कूल करने के लिए, आप कोल्ड वाटर नहीं, आप आइस क्यूब्स यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर वाटर, आइस कैन एब्सॉर्ब सो मच मोर। ठीक है, तो ये जो आइस है उसका यूज कूलेंट मतलब प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आपका जो फिशेस या मीट प्रिजर्वेशन में आइस का यूज बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो आपका जो आइस का यूज है बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू वाटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई लेटेंट हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये पर्टिकुलर जो मैंने मेल्टिंग दिखाया, ये जो मेल्टिंग का जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दिया उसका कोई ग्राफ अगर ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा देखिए, आप पहले ये रिकॉर्ड कर लीजिए, अभी ग्राफ में दिखाता हूं। तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर एक पर्टिकुलर एक्सिस में टाइम दे दूं और इस पर्टिकुलर एक्सिस में मान लीजिए टेम्परेचर मैंने दे दिया और मैं आइस ले लिया। ठीक है, आइस को ले लिया एट से -10 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली आइस ले लिया और मुझको ये आइस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि कन्वर्ट दिस आइस इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, आइस -10 में है और वाटर 10 में, इसको चेंज करना है और आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखिए इसको आप हीट करके ही तो चेंज करेंगे ना, आइस को वाटर में चेंज करेंगे तो हीट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं हीटिंग कर्व। ठीक है, ये जो ग्राफ अभी ड्रॉ होगा उसको हम बोलते हैं हीटिंग कर्व। तो होगा कैसे ग्राफ देखिए, एक पर्टिकुलर पेन में ले लेता हूं। चलिए, तो अभी देखिए आइस का इनिशियल जो टेम्परेचर है दैट इज -10, तो ये लगभग इधर से शुरू होगा, 0 से थोड़ा नीचे, क्योंकि टेम्परेचर इधर है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि -2, -4, -6, -8, -10, तो समझ लीजिए यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब हम हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है, हीट करना जब हम शुरू करेंगे तो -10 से ये थोड़ा इंक्रीज होके 0 तक पहुंचेगा। ठीक है, -10 से डायरेक्टली एक प्रोपोर्शनल ग्राफ दिखाएगा, जितना आप हीट करेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी मैंने समझाया अभी, जितना हीट करेंगे दैट विल बी यूज्ड अप एज काइनेटिक एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता जाएगा, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता जाएगा, उसमें वाइब्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन 0 डिग्री में पहुंचने पे उसका जो कैपेसिटी है वो पहुंच जाता है, मतलब मैक्स आउट हो जाता है वो कैपेसिटी। तो उसके बाद वो एनर्जी जो होता है वो दैट इज यूज्ड अप टू इंक्रीज द स्पेसेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो उसी कारण ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई सा भी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी यहां से अगर और थोड़ा हीट करेंगे तब देखेंगे कि पर्टिकुलर जो आइस है आपका, वो आपका वाटर में चेंज हो रहा है, और वाटर में कितना जाना है आपको, 10 डिग्री सेल्सियस में जाना है। ठीक है, तो 8 और समझ लीजिए यहाँ पर है 10, तो आपका जो ग्राफ है यहाँ पे जाके खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपको मिलेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपको मिलेगा आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही खूबसूरत ग्राफ है ये पर्टिकुलर ग्राफ, जो इसको हम हीटिंग कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ में ऐसा पर्टिकुलर अगर रिवर्स कर दे ग्राफ को, हमको कूलिंग कर्व भी मिलेगा। ठीक है, कूलिंग कर्व भी मिलेगा। देखना चाहते हैं कूलिंग कर्व, तो चलिए दिखाते हैं। आप ये पहले आप रिकॉर्ड कर लीजिए जल्दी से। तो मान लीजिए अभी क्वेश्चन मुझे दे दिया कि अभी वाटर को आपको लेना है एट 10 डिग्री सेल्सियस, और मतलब रिवर्स करना है। ठीक है, उसको आइस में कन्वर्ट करना है एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे होगा वो ग्राफ देखिए, पहला जो ग्राफ था वही ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइम पीरियड, यहाँ पे आपका आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, टाइम पीरियड इन से सेकंड या मिनट या आवर, जो भी पकड़ ले आप। ठीक है, तो अभी आपका ये पर्टिकुलर चेंज होगा कैसे देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस में है वाटर, मतलब कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10। तो यहां से आपका टेम्परेचर जो है, आप ये कूलिंग करेंगे। ठीक है ना, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीटिंग तो नहीं करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो ये आपका होगा कूलिंग कर्व।
तो कूलिंग कर्व में क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से जब आप कूल करेंगे ये डायरेक्टली आपका जो प्रोपोर्शनेट ग्राफ आएगा अप टू जो होता है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यहाँ पे वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, ये कूलिंग कर्व में फ्रीजिंग हो रहा है, मेल्टिंग नहीं हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। तो फ्रीजिंग में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे आप 0 डिग्री सेल्सियस में और कूल करेंगे तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो अपना एनर्जी लॉस करके, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस करके वो पास आ जाएंगे। ठीक है, वो पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले दूर दूर थे, वाटर में लिक्विड में दूर दूर थे, जब सॉलिड में चेंज होना शुरू होगा वो पास आएंगे। तो तब उसका जो इंटरनल एनर्जी लॉस हो रहा है उसमें टेम्परेचर का मतलब काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो वहां पे टेम्परेचर कोई डिक्रीज रिकॉर्ड नहीं होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, जब तक आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा तब तक आपका कोई भी टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम वो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग अप टू आइस एट -10। ठीक है, आइस एट -10 में चले जाएंगे। बहुत इजी ग्राफ है, बहुत ही खूबसूरत ग्राफ है। ये जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं कूलिंग कर्व। ठीक है, तो जल्दी से ये वाला भी रिकॉर्ड कर लो। अभी जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है आपका। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब आप एक लिक्विड को ले लेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिक्विड को ले लेंगे, मान के चलिए अगर वाटर हो जाए इसमें, ठीक है, वाटर हो जाए और उसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपार्ट रहते हैं, मतलब इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस, अट्रैक्शन भी सॉलिड से थोड़ा कम होता है। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे सिमिलर प्रोसेस होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा अप टू ए सर्टेन लेवल, अप टू हाउ मच, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता ही जाएगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में वो जो पर्टिकुलर लिक्विड है उसका जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज का जो एबिलिटी है वो मैक्स आउट हो जाएगा। उसके बाद और काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा तो कोई सा भी टेम्परेचर इंक्रीज आप नहीं देखेंगे। तब जो आप हीट करेंगे फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तब जो आप हीट करेंगे उसको, वो जो हीट एनर्जी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के मतलब रूप में उसमें स्टोर होगा और वो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। ठीक है, कैसे चेंज करेगा, ये जो मॉलिक्यूल से थोड़ा दूर और दूर चले जाएंगे तो लिक्विड में जो होता है लेस अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, वहां से अगर और भी दूर चले जाएंगे मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस जब मिनिमम हो जाते हैं उसमें, ठीक है, स्पेस इज मैक्सिमम या फिर एट्रैक्शन इज मिनिमम। ठीक है, तब ये जो पर्टिकुलर स्टेट है उसको गैसियस स्टेट या स्टीम बोलते हैं। ठीक है, वाटर को एग्जांपल ले तो उसको स्टीम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हीट आपका वेस्ट नहीं हुआ है, जो हीट एनर्जी इसमें स्टोर हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी टू चेंज इस कॉन्फ़िगरेशन, वही पर्टिकुलर हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वाटर में जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, 2260 जूल पर ग्राम होता है। मतलब कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर आप स्टीम में चेंज करेंगे यू विल नीड दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इसी कारण अगर आप हॉट वाटर को अपने हाथ से पकड़े जो इफेक्ट होगा, स्टीम अगर आपके हाथ में लग जाएंगे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा स्टीम से। ठीक है, अगर आपके जो मतलब बोर्ड है उसमें अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि एक पर्टिकुलर आपका वाटर है, ठीक है, एक हीटिंग कर्व देखा था, मान लीजिए वाटर नहीं आइस है। ठीक है, आइस एट जो प्रीवियस एग्जांपल था, ठीक है, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज बीइंग चेंज्ड टू से स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो कैसा ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आइस है आपके पास -10 डिग्री सेल्सियस में, उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है 110 डिग्री सेल्सियस में, तो आपका हीटिंग कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, हीटिंग कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, देखते हैं हीटिंग कर्व कैसा होगा। तो पहले जैसा ग्राफ ड्रॉ किया था तो वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, अभी कोई यूनिट नहीं दूंगा मैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं पुट करूंगा, डायरेक्टली ड्रॉ करूंगा। ठीक है, टाइम इन सेकेंड और टेम्परेचर मान लीजिए इन डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो भी आप पकड़ ले, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, आपका मर्जी। ठीक है, तो आपका इनिशियल टेम्परेचर आइस था, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, यही था ना इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, आइस का तो -10 लगभग इधर कहीं आएगा -10। ठीक है, तो -10 थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। ठीक है, -10 मान लीजिए यहाँ पे है -10। ठीक है, तो यहाँ से जब आप हीटिंग करेंगे पहले तो ये आइस जो है एट -10 वो चेंज हो जाएगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में, वहां पे लेटेंट हीट। ठीक है, वहां पे लेटेंट हीट, मैं ये वाला पेन यूज कर रहा हूँ, देखिए
वहां पे जो लेटेंट हीट है वो पर्टिकुलर लेटेंट हीट के कारण आइस थोड़ा सा टाइम लगाएगा जब तक ये वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में ना बन जाए, ठीक है। आफ्टर दैट और आप हीट करेंगे तो वाटर चला जाएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वहां पे भी थोड़ा सा आपका हीट एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। कहां पे वेस्ट होगा? टू चेंज दैट पर्टिकुलर वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी आप ये जो स्टीम है उसको और हीट करेंगे तब जाके ये पहुंचेगा आपका स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए ये पर्टिकुलर हीटिंग कर्व हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज चेंज इनटू स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसका ऑपोजिट करना है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस को आइस एट -10 में चेंज करना है और वो पर्टिकुलर आंसर पोस्ट करना है मेरे फेसबुक पेज में, ठीक है। फेसबुक पेज में मुझको पोस्ट करना है, ठीक है। मैं देखूंगा कैसा ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप अच्छे से लिख लीजिए जल्दी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। याद रखना है आपका सब्सक्रिप्शन है मेरा मोटिवेशन, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट डे और एक पार्ट के साथ मैं आ जाऊंगा, ठीक है, और एक नया चैप्टर के साथ। चलिए अभी